नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं आपके साथ साक्षी। आज हमारे साथ सेवा एनजीओ की अध्यक्ष और फाउंडर ललिता मनार जी उपस्थित हैं। चलिए आइए इनसे आज कुछ बातें करते हैं। समाचार निर्देश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ललिता मल्हान, प्रेसिडेंट सेवा एनजीओ और काउंसलर साउथ वेस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी से आप सबको नमस्कार करती हूँ। और मेरा जो भी वर्क है वो काउंसलिंग को लेके है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी परेशान दुखी महिलाएं और सीनियर सिटीजन्स आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को हम सुन के और फिर उनका की फैमिली की काउंसलिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर काउंसलिंग में ये चीज़ें सारी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं, उनकी फैमिली की दरार जो भी है आपस में एक दूसरे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वहीं से पूरा परिवार खुश हो के जाता है। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि यहाँ से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, तो हम फिर एक्यूज को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, उनकी डीडी एंट्री कराते हैं। फिर सीनियर सिटीजन का जो केस होते हैं वो हम एडीएम को देते हैं। तो इसी तरह से उनकी सुनवाई कर हम पूरे एरिया के अंदर, पूरे साउथ वेस्ट के अंदर काम करते हैं। बाकी जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं वो हम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब सभी जगह हैं से लोग हमारे पास आते हैं। उनकी प्रॉब्लम सुन के हम उनकी हेल्प करते हैं। मैम, आप लोगों को न्याय दिलाने के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। एंड मैम, इसको कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, सामाजिक कार्यों के बारे में मैं जितना कहूँगी उसमें मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मेरी जो जिंदगी के जो पीछे दिन गुजरे हैं, जो मेरी एज आज के दिन है, जब मैं 21 साल की थी तब से मैं समाज सेवा में लगी हुई हूँ। और पता नहीं कितने ही मैंने कोर्सेज ऐसे किए हैं जो सोशल वर्क के लिए ही यूज किए जाते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए। सबसे पहले मैंने सर्व शिक्षा अभियान में काम किया और उसके लिए मैंने जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे होते थे उनको घर से पकड़ पकड़ के हमने पढ़ाया और बहुत ज़्यादा सेंटर्स हमने चलाए थे दिल्ली के अंदर। तो जो बच्चे बिल्कुल ही ऐसे थे जो फूल बेचते थे, कूड़ा बीनते थे या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके माँ बाप काम पे निकल जाते थे, वो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते थे, जाते ही नहीं थे वो। या तो उनको छोटे बच्चे होते थे, बड़ा बच्चा हो गया 5 साल का, 6 साल का, फिर उसका एक और भाई हो गया, बहन हो गई, तो वो उसको संभालने में ही लगा रहता था, वो स्कूल जाते ही नहीं थे। तो मैंने सबसे ज्यादा वर्क सर्व शिक्षा अभियान पे किया कि जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट थे उनको ढूंढ ढूंढ के पहले हमने खुद अपने सेंटर्स में पढ़ाया, उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूलों में उनके एडमिशन कराए। दूसरा, जब मैं फील्ड में रहती थी, काम करती थी, तो सीनियर सिटीजन्स की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती थी कि जो वृद्ध हैं, जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, वो पूरी जिंदगी तो इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाते हैं, इतना सारा बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरियां लगवाते हैं। जब वो बिल्कुल चारपाई पे बैठ जाते हैं, ऑन बेड हो जाते हैं, तो बच्चे उनका देखभाल ही नहीं करते हैं और सिर्फ उनको पैसे और प्रॉपर्टी के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है, फिर उनको हरास करते हैं। तो जब मैं फील्ड में घूमती थी तो ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स मिले जो बहुत परेशान थे और वो बोल भी नहीं पाते थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज का डर है, रिश्तेदारों का डर है, बेटा बहू नाराज हो जाएंगे ये, या हमें और ज्यादा यातनाएं देंगे। फिर मैंने एक जेनेटिक केयर सीनियर सिटीजन का कोर्स होता है, मैंने गवर्नमेंट का वो किया। पूरी दिल्ली के अंदर हम सिर्फ 2 महिलाएं थी जो हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ, एंट्रेंस टेस्ट उसमें होता था, पूरे उसमें ऑल इंडिया से लोग आए हुए थे, 40 ही उसमें लेने होते थे। तो मैंने वो कोर्स किया, फिर मैंने सीनियर सिटीजन को घर घर जाके समझाना स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको उनके रूल्स के बारे में बताया, पुलिस स्टेशनों में जाके उनका रजिस्ट्रेशन कराया, जो अकेले रहते थे या जो परेशान करते थे उनको बताया कि आप आवाज उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने हमारी बातों को सुना और हमने उनको न्याय दिलवाया। तीसरा, मैंने देखा कि घरों में जो बहुएं थी
जो बहू आ जाती है या लड़कियां थी, बहुत ज्यादा होशियार थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि गांव में स्कूल होते नहीं थे और गांव से बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता था कि गांव से बाहर कैसे जाओगे आप। तो हमने उसके लिए लोगों को अवेयर करना शुरू किया, महिलाओं को, कि आप अगर गांव से बाहर आपको नहीं जाने देते हैं और आपके अंदर टैलेंट है तो आप सिलाई सीख लो, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, कोरस्पोंडेंस से बीए कर लो, 12th कर लो। तो इस तरह मैंने कई हजार नहीं कई लाखों लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ मैंने काम किया और उनको हमने कोर्सेज कराए, फिर उनको जॉब भी दिलवाई और आज हमारे पास उनके प्रूफ भी हैं जो लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लड़कियां लगी हुई हैं। फिर फोर्थ जो सामाजिक कार्य के अंदर हमने सोशल वर्क के अंदर किया। मेरे अंदर ये नहीं था कि तुझे मेडल मिलेगा या कुछ तुझे लोग बिल्कुल सराखों पे बिठा लेंगे या तुझे बहुत ज्यादा लोग ये कहेंगे भाई ये इतना काम कर रहे हैं। मैंने अपने साथ वॉलंटियर लिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसे सारे बहुत सारे आदमी हमारे साथ हो लिए जिनको काम करने की ललक थी कि हमें काम करना विदाउट सैलरी, क्योंकि मैंने भी शुरू में काम किया विदाउट सैलरी किया। जो हमारे साथ लोग जुड़े वो विदाउट किसी सैलरी, पैसे कहीं उनको कोई लालच ही नहीं था कि बस काम करना है। उसके ऊपर हमने फिर जो हरेसमेंट होती थी लड़कियां जो बहुएं, उनके साथ हमने बहुत सारा काम किया। उनके माँ बापों को हमने समझाया कि अगर लड़की के साथ ससुराल के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसको दबाओ मत, अगर दबाओगे तो फिर वो बहुत भयानक रूप ले लेगा। और उस टाइम में जब 2010 से और अब 2022 तक तो डोगरी का और इसका बहुत ज्यादा क्रेज था कि यातना दी जाती थी। अब तो गिने चुने केस आते हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत सारे केसेस थे जो लड़की को अंदर ही अंदर खाने में कुछ खिला के और फांसी पे लटका दिया जाता था और बोलते थे कि ये इसने खुद फांसी लगा ली, और पुलिस भी उसको सिर्फ हैंगिंग का ही केस बना के और खत्म कर देते थे। लेकिन मैंने 2016 में दिल्ली महिला आयोग में एज ए काउंसलर की पोस्ट पे मैंने काम किया। उसके अंदर मैंने जितने भी ऐसे केसेस हमारे पास आते थे सब पूरी दिल्ली के अंदर एक टॉप एनजीओ टॉप काउंसलर में मेरा नाम रहा। और उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जो हैंगिंग, पुलिस वालों ने हैंगिंग दिखा दिया था, उनकी एफआईआर कराई, उनके घर वालों को न्याय दिलवाया, उनको ये साबित करवाया कि ये इन्होंने खुद मारा है, ये खुद नहीं मरी है, इसको मारा गया है। यहाँ तक कि मैंने शमशान घाट में से भी डेड बॉडियों को उठवाया था। एक डाबड़ी पुलिस स्टेशन था, सागरपुर पुलिस स्टेशन में मैंने जब तक एफआईआर नहीं हो गई थी मैंने डेड बॉडी को शमशान घाट के अंदर से बिल्कुल उसको अग्नि देने ही वाले थे, हमने उस बॉडी को भी वहां से निकलवाया था। और जब उसकी एफआईआर हमने कराई थी 2016-17 में, 2019 तक मैंने 4 साल डे नाइट काम किया दिल्ली महिला आयोग में। और उसमें इतने सारे केसेस निकल गए, रेप केस थे, कुछ डोवरी के भी थे, कुछ हरेसमेंट के भी थे। ऐसे ऐसे परिवार थे जो ये कहते थे नहीं अगर हम किसी को बता देंगे तो हमें और मारेंगे, हमारे साथ और बुरा करेंगे। खुद रेप के केस थे, 12-13 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हुई मिली हमें कि वो बताते ही नहीं थे, उनकी माएँ काम पे चली जाती थी, उन्हीं के रिश्तेदार उनके साथ रेप करते थे और वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती। जब 5वां-6वां महीने में उनको पेट दिखाई देता, जब वो जाके पुलिस स्टेशनों में जाते, हमारे पास इस तरह के केसेस आते, फिर हम उनको नारी निकेतन में उनकी कंप्लेंट करा के 164 के बयान करा के फिर उनको अगर घर वालों से डर होता कि ये मार देंगे, कुछ कर देंगे, रिश्तेदार कुछ कर देंगे, तो उनको हम नारी निकेतन में छोड़ते थे। तो इस तरह से सामाजिक कार्यों का तो जितना मैडम मैं बताऊंगी उतना बहुत कम है, जो मैंने किया उसके आगे बहुत कम है। और बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने काम किए हैं कि जो एक पुलिस भी शायद और समाज के लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, जो वो नहीं कर सकते, वो हमने अपनी जिंदगी में किया। और उसका बाकायदा मेरे पास मेरे ऑफिस में 2007 से लेके 2007 में मैंने एनजीओ रजिस्टर्ड कराई थी, उससे जब तक 2007 से लेके अब 2025 तक का एक एक लड़की का, एक एक सीनियर सिटीजन का मेरे पास रिकॉर्ड है। उनकी पूरी रिपोर्ट्स मैंने तैयार कर रखी हैं, उनके पूरे केसेस, कितने मैंने एफआईआर कराई हैं, कितनी मैंने डीडी एंट्री कराई हैं, कितने में एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, एडीएम तक
मैं वहाँ पे लेके जब पर्सन को पहुँचती हूँ तो वहाँ कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी तरह होती है। और मैम, सामाजिक कार्य के साथ साथ क्या आपने प्रकृति के लिए भी कोई कार्य किया है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे कार्य किए हैं प्रकृति के लिए। जब मैंने 2007 में हमने एनजीओ रन किया, तो उस समय महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जितने भी कार्य किए, उसके साथ साथ ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। तो जब भी मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे दिखाई देते थे कि रोड के ऊपर बहुत सारे ऐसे पशु पड़े रहते थे जिनकी किसी की एक्सीडेंट में टांग टूटी हुई है, कोई जख्मी हुआ है, तो हम उसमें 100 नंबर पे कॉल करते थे कि आप भाई यहाँ से इन को उठा के ले जाओ। तब तक हमें इतना उसके बारे में पता नहीं था। अब उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे एनिमल्स के जहाँ एमसीडी को कॉल करना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर पता लगा कि भाई मेनका गांधी जी इस काम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो फिर एनिमल्स के ऊपर फिर मैं मेनका गांधी जी से मिली, उनको मैंने अपने कार्यों के बारे में बताया, फोटोज दिखाए, तो उन्होंने होल लाइफ के लिए मुझे एक आई कार्ड बना के दे दिया पूरी लाइफ के लिए कि आप हमारी संस्था की मेंबर हो, और जहाँ भी तुम्हें किसी भी तरह का दिन रात में ऐसा इंसिडेंट दिखाई देता है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, या हमारे यहाँ पे जो हमारा सेंटर है उसमें आप एनिमल्स को भेज सकते हो। तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया। फिर 2013 में मैंने एक गौशाला बनाई। उसमें बहुत सारे नंदी, जो ऐसे नंदी थे जो लोग गाय को तो रख लेते हैं, और जब वो दूध निकालते हैं, जब तक वो बछड़ा दूध पीता है तब तक दूध गाय देती है, वो उसको रख लेते हैं, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं आवारा। तो हमने नंदियों को उठाना शुरू किया पूरे एरिया में से। फिर हमारी काजीपुर रोड पे समसपुर गांव में गौशाला है, उसमें बहुत सारे नंदी हैं। तो जो जख्मी होते थे वो भी, फिर जो जख्मी थे, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी, पैसे का भी अभाव था, तो झज्जर में जो हॉस्पिटल था हम उसमें उनको एम्बुलेंस को कॉल करके फिर वो वहाँ हमारे गौशाला से झज्जर वाले ले जाते थे। उसके बाद मैंने फिर निगम पार्षद, एमएलए के साथ में, विधायकों के साथ में मिलके प्लांटेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया। हमने जगह जगह बहुत सारे पेड़ लगाए, जो फ्री में नर्सरी से मिलते थे, हमने वहां से पौधे उठाए और खूब लगाए। तो प्रकृति तो हमारा सबसे पहला काम है कि प्रकृति है तो हम है, और हम प्रकृति नहीं होगी तो हम कहाँ से रहेंगे। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई कि प्लास्टिक हटाओ, थैलियों को हटाओ, ये करो वो करो, लेकिन ना प्लास्टिक ही हटा ना थैलियां ही हटी। तो मैंने सोचा कि हम कम से कम जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में तो हम हटा ही सकते हैं, उस एरिया में तो हम रोक थोड़े बहुत लगा ही सकते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया खुद ही एनजीओ का, प्लास्टिक हटाओ खादी अपनाओ। फिर हमारे पास बहुत सारी बहनें थी, तो हमने खादी, मैं आजाद मार्केट से, सदर से कपड़ा लेके आई, फिर हमने थैले, खादी के थैले सिलवाने शुरू किए, और अपने ही तरीके से उन बहनों को एक काम भी मिल गया, और सबको जिनके घर में ब्याह वगैरह होते थे, शादियां थी, कुआ पूजन था, उन घरों में बताना शुरू किया कि आप थैलियों का प्रयोग मत करो, और ये कपड़े के आप थैले लेके जाओ हमारे यहाँ से। हमें जितना कपड़ा और सिलाई उनकी लगती थी उसी पैसे में, सिर्फ 30 रुपए में हमने बहुत अच्छे थैले सिल के दिए। अब भी हमारी एनजीओ में बहुत सारे थैले रखे हुए हैं और लोग लेके जाते हैं। तो इसी तरह प्रकृति को बचाना तो हमारा सबसे पहला धर्म है। दुकानों पे जाके हमने लोगों को समझाना शुरू किया कि आप थैलियों में सामान मत दो, और हमारे इससे जुड़ो, आप वहां से थैले ले सकते हो। फिर मैं एक कंज्यूमर संस्था है नागपुर में, उससे जुड़ी, जहाँ पे शिकायतें मिलती थी, या हम खुद देखते सिलेंडर चोरी, सिलेंडरों में से गैस निकाली जा रही है, या फिर कहीं दूध में मिलावट कर रहे हैं, या डेयरियों में नकली घी बन रहा है, या नकली तेल मिल रहा है, या शायद नकली फैक्ट्री में बन रहा है कहीं पे। मैंने बहुत ज्यादा वहां पे जाके जहाँ से शिकायत मिलती, हमने खूब छापे मारे और पुलिस कंप्लेंट करके उन लोगों वहां से हमने उनको बंद कराया। अब लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, हमारे से जुड़ सकते हो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मेरा नंबर है
9999325609। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 9999325609। और हमारा जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो नजफगढ़ में है, प्रेम नगर 6 नंबर गली, नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पर आए। आशा है कि हमारे दर्शक आपसे जुड़ेंगे, आपकी संस्था से जुड़ेंगे और अपना आने वाला फ्यूचर बेस्ट करेंगे और बेटर करेंगे। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके समाचार निर्देश के माध्यम से आप हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते रहें और हमारी बातों को समाज तक पहुंचाते रहें, ताकि समाज के लोग जो जिनको पता नहीं है या जो जुड़ नहीं सकते या जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे से जुड़ सकते हैं। और मेरा जितनी भी मुझे नॉलेज है वो मेरे साथ जुड़ के फायदा उठा सकते हैं और मैं उससे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू मैम।